Hello, dear aspirants. Welcome back to my YouTube channel. Dear aspirants, LT मेंस इंग्लिश लिटरेचर के और क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट के लाइन फर्स्ट टू 26 को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। क्योंकि हम क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले क्या है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वोकेशन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट बाय जॉन मिल्टन। और इससे दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन 1 to 26 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट बाय जॉन मिल्टन। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, इसका एक सॉलिड अगर आंसर हमें प्रिपेयर करना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि पैराडाइज लॉस्ट जो कि पब्लिश होता है 1667 में, इसका पब्लिकेशन याद रखिएगा, क्योंकि आप इसको आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम पब्लिकेशन ईयर को हम अपने आंसर में लिखते हैं तो इससे आंसर जो है और भी सॉलिड होता है। आंसर को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं। जैसे आप आंसर में कोटेशंस को इंक्लूड करिए, आंसर में क्रिटिक के व्यूज को इंक्लूड करिए, एंड पब्लिकेशन ईयर अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो आप उसको इंक्लूड करिए। तो इससे क्वेश्चन जो है काफी आंसर जो है काफी कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चन को देख लिया है कि हमें सिग्निफिकेंस, इन्वोकेशन का सिग्निफिकेंस जानना है, बताना है, और इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोनों चीजें जो है काफी सिमिलर हैं और पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का जो 1 से 26 लाइंस का है। तो आंसर को शुरू करने से पहले जो बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है कि इन्वोकेशन क्या है, व्हाट इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन को अगर हम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के तौर पे देखें तो एक अपील है, एन अपील टू ए हायर पावर फॉर हेल्प। यानी हम किसी हेल्प के लिए जब कोई बड़ा काम करने जाते हैं और हमें हेल्प चाहिए, हम किसी को पुकारते हैं हेल्प के लिए, जो जिसके पास वो पावर हो, तभी वो हमारी हेल्प कर सकता है। और अक्सर हमने देखा है कि जैसे हम सूखा जब पड़ने लगता है, बारिश कम हो जाती है, तो हम किसको इन्वोक करते हैं या किसको इन्वोकेशन हमारा होता है, तो वो है इंद्र देवता। वैसे क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमें पानी की जरूरत है, किसानों को पानी की जरूरत है, तो हम उनको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्प चाहिए जॉन मिल्टन को, वो किसकी चाहिए, एक ऐसे पावर की चाहिए, एक ऐसे म्यूज की चाहिए, एक ऐसी गॉडेस की चाहिए जो उन्हें पावर दे सके, इतनी स्ट्रेंथ दे सके कि वो पैराडाइज लॉस्ट जैसे एक एपिक को वो लिख सके, क्योंकि ये एक बड़ा काम है। और एपिक ऑप्शन हम कैसे शुरू करेंगे, तो जैसा कि क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा है और इसको डिस्कस करना है हमें कि इन्वोकेशन का क्या मतलब है या उसकी क्या मीनिंग है या सिग्निफिकेंस है। तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू होगा इसको हम लोग देखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट, पहले तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुआ था, 1667 में, यानी 1667 में। वॉज ए हीरोइक पोएम, ये एक हीरोइक पोएम है, रिटन इन ब्लैंक वर्स, जो किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं, विद ग्रैंड एलिवेटेड बिब्लिकल स्टाइल। और इसको लिखने का स्टाइल क्या है, ग्रैंड है। ग्रैंड का मतलब होता है एकदम आलीशान, यानी कि एक ऐसे ऐसे शब्द को आपको लिखने पड़ते हैं जिससे कि लगे कि उसमें बहुत वजन है, बहुत ही बॉम्बास्टिक वर्ड का यूज आपको करना पड़ेगा और चीजों को इतना हाइटन करके, इतना बढ़ा कर दिखाना पड़ेगा जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो। उसको हम ग्रैंड स्टाइल के तो एलिवेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ाकर दिखाना। बिब्लिकल स्टाइल भी जाहिर सी बात है, बाइबल में बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं जो कि नॉर्मल स्टोरीज से कहीं ज्यादा है, यानी वो बहुत ही पावरफुल स्टोरीज होती हैं, इसलिए उसको हम बिब्लिकल स्टाइल कहते हैं। द फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सर्व एज ए क्लासिकल एपिक प्रोलॉग। यानी कि अगर एक किसी भी क्लासिकल बुक की शुरुआत होती है तो एक प्रोलॉग के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट टू 26 लाइन्स की बात हो रही है। दैट अनाउंसेस द थीम ऑफ मैंस फॉल, जो कि एक तरह से थीम को ही बता देते हैं। मिल्टन ने इन्वोकेशन में क्या बताने की कोशिश की है, थीम को ही वो मेंशन करते हैं, कहते हैं कि मैंस फॉल, यानी कि इंसान कैसे धरती पे आया, इसकी पूरी कहानी है। और उसके धरती पे आने की वजह क्या है,
और अगर वो आ भी गया है धरती पे एक मॉर्टल वे में, तो कौन उसे सेव करेगा, हु इज गोइंग टू सेव ह्यूमैनिटी, जो सेवियर होगा वो कौन होगा ये भी वो बताते हैं। एंड इन्वोक द होली स्पिरिट, और इसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी किसी की हेल्प की, इसलिए वो इन्वोक करते हैं होली स्पिरिट को। हेवनली म्यूज जिसको हम कह सकते हैं, होली स्पिरिट को भी हेवनली म्यूज के रूप में जाना जाता है। establishes Milton's aim to justify God ways to humanity, और मिल्टन को जस्टिफाई क्या करना है, यानी अपनी बात को जो जस्टिफाई करते हैं ना, जैसे कि अपनी बात को सिद्ध करते हैं, तो एक्चुअल में वो चाहते हैं कि गॉड्स वेज टू ह्यूमैनिटी, यानी कि भगवान का सही रास्ता वो बताना चाहते हैं। यानी भगवान के अगेंस्ट जाने पे हमें क्या मिला, जो फॉरबिडन ट्री था उसको खाने से हमें क्या मिला, कि हमें धरती पे भेज दिया गया दुख में, दर्द के लिए, मरने के लिए भेज दिया गया। तो इसका नतीजा यही हुआ कि अगर आप गॉड के वेज को नहीं मानते हैं तो यू शुड बी पनिश्ड। तो यहाँ पे यही बात वो जस्टिफाई कर रहे हैं यूजिंग बिब्लिकल, और इसके लिए उनको किस किस जरूरत होगी, यानी कौन से हथियार की जरूरत होगी, रेफरेंसेस की जरूरत होगी, तो वो क्या है, बिब्लिकल रेफरेंस की जरूरत होगी, सैक्रेड इमेजरी इंस्टेड ऑफ पैगन मेथोलॉजी, यानी कि उनको एक तरह से पवित्र जो इमेजरी है वो उसकी जरूरत होगी, न कि पैगन। पैगन मतलब जो कि गॉड को न मानने वाले को पैगन कहते हैं, वो प्रकृति पूजक होते हैं। पैगन कौन होते हैं, प्रकृति पूजक। मिल्टन डेलिबरेटली रिजेक्ट्स ग्रीक म्यूजेस, कलाइपी, यानी कि कलाइपी जिसको मैंने बताया कि पोइट्री की म्यूज हैं, एंड रिप्लेस देम विद बिब्लिकल ज्योग्राफी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ से कि आप देखिए कि क्या कह रहा है, रिजेक्ट किया इन्होंने ग्रीक म्यूजेस को, यानी कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में ग्रीक म्यूजेस को इन्वोक नहीं किया, बल्कि किसको किया, एक तरह से बिब्लिकल जियोग्राफी को। यानी बिब्लिकल जियोग्राफी मतलब जो भी हॉली स्पिरिट की बात होती है, मोजेस की बात होती है, तो ये सारे बिब्लिकल रेफरेंस है, बिब्लिकल कनेक्शन है इनका। तो मिल्टन ने क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी, न कि ग्रीक जो वहाँ के रेफरेंसेस को। देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वोकेशन। अब इन्वोकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी इसका क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट के थ्रू हम अपने आंसर को लिखते हैं। तो इसमें तो अनाउंसमेंट ऑफ थीम, यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थीम को अनाउंस करना पड़ेगा, और वो थीम क्या थी, द फॉल ऑफ मैन। वही यही सबसे बड़ी थीम थी जॉन मिल्टन के द्वारा। मिल्टन इमीडिएटली स्टेट्स द पोएम्स सेंट्रल सब्जेक्ट, यानी मिल्टन जो है बिना देर किए हुए अपने सेंट्रल सब्जेक्ट को, यानी कि फॉल ऑफ मैन जिसको यहाँ पे उन्होंने बताया है, उसको वो बता देते हैं, क्योंकि रीडर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पोएट की जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो अपने इंटेंशन को बहुत क्लियर कर देता है। तो एपिक एक ऐसी चीज है जिसको जिसमें वास्टनेस होती है, जिसमें बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, तो रीडर कंफ्यूज ना हो इसलिए उन्होंने अपने थीम को बता दिया। तो ह्यूमन डिसोबीडियंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इंसान की जो गलती और उसकी जो उसके कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। अब यहाँ पे देखिएगा लाइन जो है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, इसको इन्होंने थीम के तौर पे बताया। दिस एस्टैब्लिशेस द पोएम नॉट एज ए हीरोइक टेल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट एज अ मोरल एंड स्पिरिचुअल एपिक, यानी एक तरह से इन्होंने कहा कि इसके अंदर नैतिकता है और स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि एक तरह से गॉडली नेचर है, डिविनिटी है इसके अंदर। फोकसिंग ऑन, अब इसके अंदर क्या क्या है, आप क्या क्या फोकस किया गया, सिन, लॉस एंड रिडेम्पशन, यानी कि आप पाप करते हैं फिर बहुत सारी चीजें आपको खोनी पड़ती हैं, और रिडेम्पशन का मतलब होता है पश्चाताप, यानी एक तरह से आप उसको रिपेंट करते हैं। अब रीडेफिनेशन ऑफ द एपिक हीरो, रीडेफिनेशन यानी कि आपको फिर से डिफाइन करना है कि एपिक हीरो क्या है। तो अनलाइक क्लासिकल एपिक्स दैट ग्लोरीफाइज वॉरियर, जैसा कि क्लासिकल एपिक की बात हो रही है, तो जब भी क्लासिकल एपिक की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, होमर की बात करते हैं, हम वर्जिल की भी बात करते हैं, जो कि एक क्लासिकल एपिक राइटर थे। तो होमर के राइटिंग्स को हम जानते हैं कि किस कौन सी है, एलियाड है, ओडिसी है, एंड वर्जिल की जो एपिक है वो है एनियड। तो ये दो एलियड में उन्होंने क्या दिखाया है, एक्लीज को दिखाया है, एक्लीज के जो वॉर हैं यानी वॉर ऑफ ट्रॉय, ट्रोजन वॉर को इन्होंने दिखाया है। तो ऐसा कुछ मिल्टन अलग करते हैं, ये होमर और वर्जिल से अलग करना चाहते हैं। जो क्लासिकल एपिक है वो एक्चुअली क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है वॉरियर्स को, योद्धाओं को ग्लोरीफाई करता है,
लेकिन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किसी भी प्रकार के योद्धा को ग्लोरीफाई नहीं किया है। मिल्टन प्लेसेस, बल्कि मिल्टन ने किसको किया है, एडम एंड ह्यूमैनिटी। अब ये एडम ही ह्यूमैनिटी है, क्योंकि एडम और ईव से ह्यूमैनिटी की शुरुआत मानी जाती है। एंड द ट्रू हीरोइज्म, और इसी को इन्होंने ट्रू हीरोइज्म कहा, लाइज इन ओबीडियंस एंड फेथ। और जो सच्ची हीरोइज्म है जिसको मिल्टन बताते हैं वो है आज्ञाकारिता में, जिसको कहते हैं आज्ञाकारी होने में, और फेथ यानी कि विश्वास में, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। जबकि फिजिकल स्ट्रेंथ से किसी प्रकार का हीरोइज्म आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि असली हीरोइज्म अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन ओबीडियंस एंड फेथ है। मिल्टन बॉल्डली क्लेम्स दैट हिज सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन क्लासिकल एपिक, और इसलिए वो कहते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट है वो क्लासिकल एपिक होमर और वर्जिल से कहीं अच्छा है। थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, यानी कि इसलिए उन्होंने कहा है कि इनके इनसे पहले आज तक किसी ने भी न तो प्रोज में ऐसा कुछ लिखा न तो पोएम में लिखा। ही एम्स टू सरपास होमर एंड वर्जिल, जैसा कि मैंने बताया वो सरपास करना चाहते हैं, यानी होमर और वर्जिल से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरह से उनकी वो क्या है कि इन्वोकेशन ऑफ डिवाइन म्यूज। अब ये हमें ध्यान देना है कि इन्वोकेशन भी इसका एक पार्ट है, यानी कि इन्वोकेशन में डिवाइन म्यूज को बुलाया गया है। तो मिल्टन ने किस म्यूज को बुलाया ये भी जान लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑन पेगन म्यूज, यानी पेगन मतलब मैंने कहा कि प्रकृति पूजक जो म्यूज होती हैं, मिल्टन अपील्स टू हेवनली म्यूज। तो मिल्टन ने किस को इन्वोक किया, हेवनली म्यूज को बुलाया, एसोसिएटेड विद होली स्पिरिट, जो कि होली स्पिरिट से एसोसिएट है, यानी कि जुड़ी हुई है। अब इसलिए इन्होंने इन्वोकेशन में क्या कहा है, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और सिनाई एंड डिड इंस्पायर। और कहते हैं कि जो माउंटेन के सबसे ऊपर रहती है, माउंट और माउंट सिनाई पे रहती हैं ये हेवनली और होली स्पिरिट, ये क्या करे, मिल्टन को इंस्पायर करें, ताकि वो ऐसी चीज लिख सके जो कि इससे पहले प्रोज और पोएम में न लिखी गई हो। तो ये क्या है कि दिस एलिवेट्स द पोएम्स अथॉरिटी एंड सिग्नल्स मिल्टन बिलीव दैट हिज पोएम इज डिवाइनली गाइडेड, ताकि मिल्टन प्रूव कर सकें आफ्टर राइटिंग हिज ग्रेट एपिक दैट इज नोन एज पैराडाइज लॉस्ट कि उनका जो एपिक है वो कैसा है, डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि गॉडेस के द्वारा जो है वो गाइड किया गया है, खुद उन्होंने होली स्पिरिट ने उनको गाइड किया है लिखने के लिए। चौथा हमारा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है असर्शन ऑफ पोएटिक एम्बिशन। अब आपको इसमें पोएटिक एम्बिशन कहाँ है, यानी कि आपके अंदर कोई एम्बिशन होना चाहिए, लिखने का क्या पर्पस है। बिना पर्पस के अगर आप लिखते हैं तो वो शायद चीजें जो है इतनी फ्रूटफुल नहीं होंगी। तो मिल्टन क्या असर्ट करते हैं, अपने एम्बिशन को कैसे बताते हैं, इन्वोकेशन में ये 1 से 26 लाइन के बीच में ही है। तो मिल्टन बोल्डली क्लेम्स ही विल सरपास अर्लियर एपिक्स बाय अटेम्प्टिंग समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, जैसा कि उससे पहले किसी ने नहीं किया है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनप्रेसिडेंटेड। इस वजह से एक लाइन है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, ना कि प्रोज और राइम ऐसा कभी लिखा गया है। तो एक इनका एक एम्बिशन है कि जो ऐसा काम ये करना चाहते हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, जिससे इनका इतिहास में या इंग्लिश लिटरेचर में नाम हो सके। दिस रिफ्लेक्ट हिज कॉन्फिडेंस, और यही इनका जो है क्या है, कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि आप किसी बड़े काम को करने के लिए कम से कम मेंटली प्रिपेयर होते हैं और वो कर डालते हैं आप। हिज इंटेंशन टू क्रिएट यूनिकली क्रिश्चियन एपिक ऑन कॉस्मिक स्केल, एक बड़े कॉस्मिक मतलब होता है ब्रह्मांड के बराबर, यानी कि एक बहुत ही विशाल जो आपके अंदर सामने जो टास्क है उसको आप करने के लिए रेडी हैं। तो एक तरह से ये पैराडाइज लॉस्ट जो है क्रिश्चियन एपिक कहलाती है, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। पांचवा पॉइंट क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ डिवाइन जस्टिस। जो भी डिवाइन जस्टिस है, यानी गॉड के द्वारा, डिवाइन मतलब गॉड या होली स्पिरिट भी कह सकते हैं। तो डिवाइन जस्टिस क्या है, डिवाइन जस्टिस को मिल्टन कहते हैं कि वो गलत नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने हमें पनिश किया है तो उसके पीछे कारण है। अगर वो हमसे सफरिंग दे रहे हैं, हमें पेन दे रहे हैं, हमें तरह तरह की जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक कारण है, यानी कुछ भी अनडिवाइन नहीं है। समथिंग वोकेशन कल्मिनेट्स इन मिल्टन्स फेमस पर्पस, और यही इनका मिल्टन का फेमस पर्पस क्या था, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि गॉड के जो बताए हुए रास्ते हैं उसी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी गॉड ने जो भी कहा है, जो भी किया है, या उनके द्वारा हर तरह की चीज जो है वो एक तरह से जस्टिफाई है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं।
दिस लाइन फ्रेम्स द पोएम, और यही लाइन जो है फ्रेम करती है, फ्रेम द पोएम थियोलॉजिकल इंक्वायरी। यानी कि थियोलॉजिकल इंक्वायरी का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को खोजना चाहते हैं, किसी भी ऐसे टास्क को, किसी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर खोजना चाहते हैं विथ रेफरेंस, तो वो कौन सी चीज होगी? थियोलॉजी होगी, यानी रिलीजन होगी। आप उसके थ्रू जो है किसी भी इंक्वायरी को करते हैं, एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ फ्री विल और इविल और गॉड्स जस्टिस। कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है, कहते हैं तो इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट, यानी कि हम कहते हैं कि जो इन्वोकेशन है पैराडाइज लॉस्ट का वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस द पोएम्स थीम। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पूरे थीम को, यानी पूरे पोएम के थीम को एस्टैब्लिश करता है, उद्देश्य को बताता है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को बताता है, लाइक गॉड एंड होली स्पिरिट को, एंड एपिक एम्बिशन। और जब आप महाकाव्य लिखते हैं तो उसके पीछे का एम्बिशन भी दिखाता है। रीडिफाइनिंग द एपिक ट्रेडिशन थ्रू अ क्रिश्चियन लेंस, और एक तरह से एपिक ट्रेडिशन को इन्होंने क्रिश्चियन लेंस के थ्रू बताने की कोशिश की है। क्यों क्रिश्चियन लेंस की बात हो रही है? क्योंकि होली स्पिरिट की बात हो रही है। इन्होंने किसी भी तरह का ग्रीक एंड गॉडेस को जो है इन्वोक नहीं किया है, बल्कि होली स्पिरिट को किया है, जो कि बिब्लिकल स्पिरिट है। और आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया, और जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं वीडियोस में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह के अगर वीडियोस रिलेटेड टू एलटी मेंस या रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं।